गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। आज का जो अपना टॉपिक चल रहा है वो हम आयरन तक हम पढ़ चुके थे। ठीक है, 12th जो क्लास है इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए है अपना आज का जो क्लास है, ये पहली जो क्लास हम चला रहे हैं। ठीक है, सो हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हम कुछ न्यूट्रिएंट जो हैं जो प्लांट के लिए यूज़फुल होते हैं। ठीक है, उनकी ग्रोथ के लिए यूज़फुल होते हैं और दूसरी उनकी मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होती हैं उनमें कहीं ना कहीं काम में आते हैं, उनके बारे में। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है वो है मैग्नीज। कितने नंबर है? आयरन 12-13 नंबर तक था, शायद 11 नंबर है ना, 10 नंबर तक हम पढ़ चुके थे। मैग्नीज यानी कि Mn, इसका एब्जॉर्बेशन किस रूप में होता है, पौधे किस रूप में करते हैं, या फिर कई बार तत्व जो होते हैं या एलिमेंट्स जो हैं डियर स्टूडेंट ये किसी दूसरी फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें मैग्नीज की तो इट इज फाउंड इन सोयल, इट इज फाउंड इन सोयल मिट्टी में। ये जो पाया जाता है ये मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, एज ए मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी कि MnO2, एज MnO2। एंड एट ऑब्जर्वेशन की बात करें एंड प्लांट एब्जॉर्ब it in the form as Mn+. ठीक है, पाया मिट्टी में किस रूप में जाता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, जबकि पौधे इसे किस रूप में करते हैं? मैग्नीज आयन के रूप में करते हैं। ठीक है, मैग्नीज जो आयन होते हैं उनके रूप में इसका क्या किया जाता है? एब्जॉर्बेशन किया जाता है। ठीक है, अगर कार्य की बात करें तो मैग्नीज एक्ट एज एक्टिवेटर। नेक्स्ट, मैग्नीज एक्ट एज एन एक्टिवेटर ऑफ सेवरल एंजाइम। ठीक है, बहुत सारे जो एंजाइम होते हैं उनके एक्टिवेटर के रूप में काम में आता है, और जो काम में जो ज़्यादातर उन एंजाइमों के काम में आता है जो एंजाइम किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? पादप में रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, या एंड टू फिक्सिंग के रूप में काम में आते हैं। ठीक है, या फिर जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है यानी कि GPS भी लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन फिक्सिंग या फोटोसिंथेसिस, ये सारी की सारी जो प्रोसेस होती हैं ये किसके द्वारा कंप्लीट होती हैं? ये किसी न किसी एक एंजाइम के द्वारा कंप्लीट होती हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये जो एंजाइम होते हैं ये प्लांट यानी कि जो भूमि होती है या प्लांट के अंदर विभिन्न जो सेल्स में पाए जाते हैं ये पैसिव फॉर्म में उपस्थित होते हैं। कैसी फॉर्म में? पैसिव फॉर्म में उपस्थित होते हैं। तो इन्हें एक्टिव करने के लिए जिस आयंस का उपयोग किया जाता है या जो एलिमेंट्स जिम्मेदार होता है वो कौन सा होता है? वो मैग्नीज होता है। ठीक है, सो इसीलिए क्या कहा गया? मैग्नीज एक्ट एज एन एक्टिवेटर ऑफ सेवरल एंजाइम। बहुत सारे एंजाइमों का ये एक्टिवेटर के काम में काम आता है। नेक्स्ट, मैग्नीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल मैग्नीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल किस में प्ले करता है?
एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन इम्पोर्टेंट रोल डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोसिस। ओके, जो क्लोरोसिस होता है उसके डेवलपमेंट में इसका एक मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के निर्माण में इसकी मुख्य भूमिका होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि क्लोरोसिस से संबंधित हम दो एंजाइमों के बारे में पढ़ते हैं और डियर स्टूडेंट दोनों के दोनों एंजाइम जो होते हैं वो लगभग हमें समान से नजर आते हैं। कौन कौन से? एक तो Mn और दूसरा Mg, यानी कि मैग्नीज और मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीज और मैग्नीशियम। ध्यान रखना, मैग्नीज जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के डेवलपमेंट में काम आता है, जबकि मैग्नीज जो होता है वो उपयोगी होता है उसकी स्ट्रक्चर में। ठीक है, आप जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट की जो रिंग वलय होती है, उसकी जो रिंग होती है चारों ओर की, उसकी स्ट्रक्चर की, उसको बनाने में किसका योगदान होता है? मैग्नीशियम का योगदान होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर क्या है, वो बता रहा हूँ मैं आपको इन दोनों में, कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा एलिमेंट्स जो होता है, ठीक है, विच एलिमेंट्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोसिस। ठीक है, क्लोरोसिस की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट या क्लोरोसिस का एक कंपोनेंट है। अगर आपसे ये पूछे कि विच एलिमेंट्स, कौन सा जो एलिमेंट्स होता है वो एक्ट कार्य करता है, एक्ट एज कंपोनेंट ऑफ क्लोरोसिस, या क्लोरोसिस का एक कंपोनेंट होता है, तो आप बताएंगे मैग्नीशियम, Mg। ठीक है, और जो उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, वो होता है मैग्नीज। ओके, ये डिफरेंट आप याद रखेंगे, राइट। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अगर इसके सिम्पटमों की बात करें, नोट कर लीजिए इसको। डिफिशियंसी सिम्पटम की अगर हम बात करें तो डियर स्टूडेंट नंबर 1 है ओल्ड एंड यंग लीव्स शो क्लोरोसिस। इसकी कमी से भी कौन सा रोग हो जाता है? हरिहीनता हो जाती है, यानी कि क्लोरोसिस हो जाता है। दूसरा, लिमिटेड डेवलपमेंट होता है रूट का, संभारण हो जाता है उसका, ये कहें कि लिमिटेड डेवलपमेंट ऑफ रूट। रूट का जो डेवलपमेंट होता है वो लिमिटेड हो जाता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट इसकी कमी से, इसको आप तीसरा जो हम लिख रहे हैं इसको आप इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के क्या दे रखे हैं, पार्टिकुलर डिजीज दे रखी है, और उस डिजीज को आपको याद रखना है। नाम क्या लिखा गया है कि डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीज कोज स्पेसिफिक प्लांट डिजीज। डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीज कॉज कारण बनती है स्पेसिफिक प्लांट डिजीज। ओके, कि कुछ डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीज की कमी से प्लांट जो होते हैं उनके अंदर कुछ विशेष प्रकार के रोग हो जाते हैं। कुछ प्लांट भी पार्टिकुलर होते हैं, जैसे ग्रे स्पिक ऑफ ओट्स एक रोग होता है। एग्जाम्पल जैसे ग्रे स्पिक ऑफ ओट्स, ओट्स का जो ग्रे स्पिक रोग होता है वो इसके कारण हो जाता है। ठीक है,
एंड सेकंड जो है वो ग्रे, ये ध्यान रखना ग्रे स्पिक ओट्स, ओट्स का मतलब होता है जई, ठीक है, ग्रे स्पिक ऑफ ओट्स। और दूसरा होता है मार्स स्पॉट ऑफ पी, मार्स स्पॉट ऑफ पी। तो इन दोनों को ध्यान रखेंगे, अंडरलाइन कर देता हूं मैं। ये रोग अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि जई में ग्रे स्पिक रोग जो होता है वो किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो आप क्या बताएंगे, मैग्नीज। या फिर ये पूछ लिया जाए कि मटर का जो मार्स स्पॉट रोग होता है वो किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो आप क्या बताएंगे, वो होता है किसके कारण, वो होता है मैग्नीज के कारण, ठीक है। तो ये इसकी डिफिशियंसी सिम्टम है, नोट कर लीजिए इनको फटाफट। बोरोन नेक्स्ट जो है अपना नंबर 12वां जो एलिमेंट है डियर स्टूडेंट वो है बोरोन, ठीक है, यानी कि बी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ऑब्जर्वेशन की बात करें किस फॉर्म में पाया जाता है, दिस एलिमेंट एब्जॉर्ब दिस एलिमेंट्स एब्जॉर्ब होता है किस रूप में होता है, एब्जॉर्ब किससे, मिट्टी से, फ्रॉम सोयल इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होता है डियर स्टूडेंट, BO3, यानी कि बोरेट आयन भी लिख सकते हैं आप, बोरेट यानी कि BO3-3 एंड B4O7-2 आयन्स, ठीक है, किसके रूप में होता है, बोरेट आयन के रूप में होता है। ये ध्यान रखना कि बोरोन का एब्जॉर्बेशन जो होता है डियर स्टूडेंट वो किस आयन के रूप में होता है, बोरेट आयन के रूप में होता है। यहाँ हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे, नेक्स्ट, ठीक है, इस लाइन को भी आप इंपॉर्टेंट लिख लेना कि ये लाइन जो है ये भी कई बार इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बढ़िया बन जाता है। इट रिएक्ट ये कार्य करता है किसके साथ, कैल्शियम के साथ कार्य करता है। इट रिएक्ट विद कैल्शियम, विद कैल्शियम यानी कि जो हमारा Ca होता है उसके साथ क्या करता है, ये रिएक्शन कर जाता है। प्रेजेंट इन सोयल, प्रेजेंट इन सोयल, मिट्टी जो होती है उसके अंदर आप जानते हैं कि कैल्शियम भी उपस्थित होता है कैल्शियम आयनों के रूप में। तो क्या कहा गया, इट रिएक्ट विद कैल्शियम प्रेजेंट इन सोयल टू फॉर्म कैल्शियम बोरेट, टू फॉर्म कैल्शियम बोरेट, ठीक है। आप जानते हैं कि दोनों किसके अंदर पाए जा रहे हैं, दोनों के दोनों मिट्टी में पाए जा रहे हैं। आप जानते हैं कि बी जो होता है बोरेट जो बोरोन होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो डियर स्टूडेंट बोरेट आयन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, बोरेट आयंस के रूप में पाया जाता है। और आप जानते हैं कि कैल्शियम भी उपस्थित होता है किसके अंदर, मिट्टी में। तो ये जो बोरेट आयन होते हैं ये कैल्शियम के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर, इस कैल्शियम के साथ मिलकर क्या बना लेते हैं, कैल्शियम बोरेट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, कैल्शियम बोरेट बना लेते हैं। तो क्या कहा गया है, इट्स रिएक्ट विद कैल्शियम
प्रेजेंट इन सोयल, यह क्रिया कर जाता है किसके साथ, कैल्शियम के साथ, जो कि मिट्टी में उपस्थित होती है, और क्या बना लेता है, फॉर्म कैल्शियम बोरेट, और यह कैल्शियम बोरेट बना लेता है। आगे क्या है कि ये जो कैल्शियम बोरेट होता है ना डियर स्टूडेंट, इसका पौधे ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाते हैं, इसका प्लांट जो होते हैं वो ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जिस मिट्टी के अंदर कैल्शियम की अधिकता होती है, अक्सर ये देखा जाता है कि वहाँ पे पौधे उगने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर बोरोन की डिफिशियंसी हो जाती है। रीजन आप समझ ही गए, रीजन क्या होता है कि जिसमें कैल्शियम, जिस मिट्टी में कैल्शियम की अधिकता होगी वहाँ मिट्टी में पाया जाने वाला बोरोन जो होता है, ठीक है, बोरेट आयन के रूप में, वो कैल्शियम बोरेट बना लेता है। इसलिए अक्सर जिसम जहाँ पर कैल्शियम की अधिकता होती है जिस मिट्टी में, वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे बोरोन की कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है। ठीक है, सो किस फॉर्म में आ जाता है, कैल्शियम बोरेट के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, विच कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स, जिसे क्या नहीं किया जा सकता, एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता, विच नॉट कैन बी, which cannot be absorbed, किसके द्वारा नहीं किया जाता है, absorbed by root। और जो हमारी जो जड़ें होती हैं, प्लांट्स की जो जड़ होती है डियर स्टूडेंट, वो कैल्शियम बोरेट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाता है, इट रिएक्ट विद कैल्शियम प्रेजेंट इन सॉइल फॉर्म कैल्शियम का बोरेट विच कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाय रूट। कैल्शियम बोरेट जो होता है उसे एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। ठीक है, समझ गए, हैंस अवेलेबिलिटी ऑफ बोरोन इज लो। अतः क्या कहा गया है, हैंस अवेलेबिलिटी, किसकी अवेलेबिलिटी, बोरोन की। ठीक है, हैंस अवेलेबिलिटी ऑफ बोरोन इज लो। ठीक है, कम होगी किन में, इन कैल्शियम रिच सोयल, इन कैल्शियम रिच सोयल। कैल्शियम रिच जो सोयल होती है डियर स्टूडेंट, उसमें किसकी कमी होती है, बोरोन की कमी होती है। ठीक है, अगर इसका रीजन पूछा जाए तो बड़ी आसानी से आप इस लाइन को लिख सकते हैं। अगर कारण आपसे क्वेश्चन ये पुटअप किया जाए कि रीजन दीजिए, ठीक है, व्हाट इज द कॉज ऑफ, क्या कहा गया है कि जो कैल्शियम यानी कि जो कैल्शियम रिच जो सोयल होती है उसमें बोरोन की कमी होती है। तो क्या बताएंगे कि इट रिएक्ट, इट का मतलब यहाँ पे आप बोरोन लिखेंगे कि बोरोन रिएक्ट विद, ठीक है, इट की जगह आप क्या लिख सकते हैं, बोरोन रिएक्ट विद कैल्शियम प्रेजेंट इन सोयल फॉर्म कैल्शियम बोरेट। बोरोन जो होता है वो मिट्टी में पाई जाने वाली कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम बोरेट बना लेता है, और ये कैल्शियम बोरेट जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता, इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ बोरोन इज लो। ठीक है, उस मिट्टी में बोरोन की कमी पाई जाएगी जो मिट्टी कैल्शियम रिच होगी, यानी कि जिसमें कैल्शियम की अधिकता पाई जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। मिटा दूं, अगर एक्ट की बात करें कि कार्य कैसे करता है, तो बोरोन हैज इंपॉर्टेंट रोल, नेक्स्ट बोरोन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल किसके अंदर, ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसलोकेशन, इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट, आईएमपी लिख लेना। अक्सर क्वेश्चन कई बार पुटअप किया जाता है कि वह कौन सा एलिमेंट है जो पादपों में कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, विच एलिमेंट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कौन सा जो है वो है बोरोन। ओके, डिफिशियंसी सिम्पटम की अगर बात करें तो इसकी कमी से कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो पहला है डियर स्टूडेंट, डार्क ग्रीन कलर्ड थिकनेस लीव। डार्क ग्रीन कलर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डार्क ग्रीन कलर्ड डार्क ग्रीन कलर्ड थिकनेड लीव्स, मोटी, क्या बात है। THICK, ओके, क्या कहा गया है कि डार्क ग्रीन कलर्ड यानी कि गहरी हरी मोटी पत्तियां। थिकनेड लीव्स का मतलब मोटी, गहरी हरी मोटी पत्तियां इसका सबसे मुख्य लक्षण है। ठीक है, मुख्य सिम्पटम है इसका डार्क ग्रीन कलर्ड थिकनेड जो लीव्स होती हैं वो तो स्टोरेज टिश्यू। नेक्स्ट है स्टोरेज टिश्यू, यानी कि जो संग्रहित करने वाले जो टिश्यू होते हैं, या फ्लैशी टिश्यू भी लिख सकते हैं आप। फ्लैशी टिश्यू कैसे हो जाते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, बिकम डिसऑर्गेनाइज्ड, बिकम डिसऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो स्टोरेज टिश्यू और जो फ्लैशी टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं, असंगठित हो जाते हैं। ओके, सो आप ये दोनों फटाफट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है डियर फ्रेंड, वो है जिंक। नेक्स्ट क्या है, अगला जो है, जो भी क्रम है 12वां 13वां 14वां जो भी है, ठीक है, शायद 13वां है, वो है डियर स्टूडेंट जेडन, यानी कि जिंक बोलते हैं इसको हम। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उसी तरह से दिस एलिमेंट एब्जॉर्ब from soil in the form of Zn प्लस आयन। ठीक है, किसके रूप में होता है, Zn प्लस जो आयन्स होते हैं उनके रूप में इसका एब्जॉर्बिशन होता है। दिस इज कंपोनेंट ऑफ सेवरल टाइप ऑफ एंजाइम, ये भी जैसे मैग्नीज था उसी तरह से दिस इज मेन कंपोनेंट ऑफ several types of enzyme।
ठीक है, बहुत सारे प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं उन एंजाइम का ये मुख्य घटक होता है। जैसे सच एज अगर बात करें तो कार्बोक्सिलेज, सच एज कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम होते हैं ये एक समूह है कार्बोक्सिलेज, इसमें बहुत सारे प्रकार के एंजाइम आते हैं। ठीक है, तो ये मेन कंपोनेंट होता है किनका, कार्बोक्सिलेज जो नेचर के जो एंजाइम्स होते हैं उनका। तो दिस इज मेन कंपोनेंट ऑफ सेवरल टाइप ऑफ एंजाइम सच एज कार्बोक्सिलेज। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए it also control absorption of phosphorus। It also control, ये नियंत्रण करता है क्या, एब्जॉर्ब किसका, ऑफ कैल्शियम, सॉरी फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो होता है उसके एब्जॉर्वेशन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है जिंक प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, इसे इंपॉर्टेंट लिख लेना IMP, ये इसका। ठीक है, जिंक ZN लिख लो केवल, प्ले इंपॉर्टेंट रोल, एक मुख्य भूमिका निभाता है किसके अंदर, जिंक प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द बायोसिंथेसिस, इन द बायोसिंथेसिस। ठीक है, जैव संश्लेषण में किसके, ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन, बायोसिंथेसिस ऑफ ग्रोथ हार्मोन IAA। ठीक है, एक ग्रोथ हार्मोन होता है जिसका नाम होता है इंडोल एसिटिक एसिड। यहां पर लिख देता हूं मैं IAA की फुल फॉर्म, आप कहीं भी लिख लेना बाएं दाएं। ठीक है, क्या होती है, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड होती है IAA, जो कि ग्रोथ हार्मोन होता है जो कि ऑक्सिन प्रकृति का होता है। कैसा होता है, ऑक्सिन होता है। ठीक है, तो जिंक प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द बायोसिंथेसिस ऑफ ग्रोथ हार्मोन IAA के निर्माण में। ठीक है, जिंक की बड़ी भूमिका होती है, ये ग्रोथ हार्मोन होता है, तो इसकी कमी जो है वो अक्सर नहीं होनी चाहिए। नोट कर लीजिए इसको, डिफिशियंसी बताएंगे फिर हम आपको। ओके, डिफिशियंसी सिम्टम देखें। डिफिशियंसी सिम्टम की अगर बात करें तो डियर स्टूडेंट, पहला आता है डीक्लराइज्ड नेक्रोटिक। डीक्लराइज्ड किसका हो जाता है, नेक्रोटिक स्पॉट। नेक्रोटिक स्पॉट कहाँ दिखाई देते हैं, अपीयर इन लीव्स। स्पॉट अपीयर किसमें, इन लीव्स। पत्तियां जो होती हैं उसमें डीक्लराइजेशन हो जाता है, यानी कि उसका जो कलर होता है वो डिफॉल्ट हो जाता है,
और पत्तियां जो होती हैं उसमें नेक्रोटिक प्रकार के स्पॉट दिखाई देने लग जाते हैं। नेक्रोटिक का मतलब जैसे चकत्ते नहीं बन जाते हैं विभिन्न कलर के, ठीक है, अलग अलग कलर के एक ही जगह जो होते हैं सफ़ेद काले इस तरह से, ठीक है, चकत्ते जो है वो हमें नज़र आना दिखाई देते हैं, ठीक है। सेकंड जो है वो जिंक की कमी से रोग होता है, लीव्स बिकम स्मॉल एंड डेस्टोरेट, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनोड ग्रोथ इज रिड्यूस्ड, internode growth is reduced, यानी कि जो इंटरनोड होते हैं, स्टेम के जो इंटरनोड होते हैं उनकी ग्रोथ जो होती है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। नोड इंटरनोड तो जानते हैं आप, बता देता हूँ। गन्ना तो सभी ने देखा होगा, ज्वार भी देखी होगी, बाजरा भी देखा होगा, आपने देखा होगा कि इस तरह का स्टेम होता है इनके अंदर, ठीक है, इस तरह का स्टेम होता है, पोरियां होती हैं यूं, ठीक है, और पोरियों के बीच बीच में क्या पाई जाती हैं, गांठें उपस्थित होती हैं। क्या पाई जाती हैं, एक मिनट, गांठें पाई जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये जो गांठें होती हैं ये क्या कहलाती हैं, नोड्स कहलाती हैं। और बीच के अंदर जो स्थान जिसे हम पोरी कहते हैं वो क्या होता है, वो इंटरनोड होता है। क्या होता है, इंटरनोड्स होता है, ठीक है। तो ये नोड्स जो इंटरनोड होते हैं इनकी वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है। ओके, गुड। इंटरनोड की जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। लास्ट लिखिए, लिटिल लीफ डिजीज, लिटिल लीफ डिजीज लिटिल लीफ जो डिजीज होती है इन द मेन सिम्टम ऑफ जिंक डिफिशियंसी, लिटिल लीफ डिजीज इज द मेन सिम्टम ऑफ डिफिशियंसी ऑफ जिंक, ठीक है। जिंक की मुख्य जो सबसे इंपॉर्टेंट जो वो है वो क्या है, लिटिल लीफ, पत्तियों का छोटा रह जाना। जिंक की कमी से पत्तियां जो होती हैं वो छोटी रह जाती है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।